नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शीनम शर्मा। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ में कल पीएम मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ एक बार फिर से नए गर्व के प्रतीक का साक्षी बनेगा। इसके साथ ही बात करेंगे बरेली हिंसा की, जहां पर प्लानिंग हुई थी उस अवैध बारात घर को प्राधिकरण ने अब मिट्टी में मिला दिया है। इसके अलावा बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ। बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया है, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो भारत में भी ऐसे हालात होंगे। साथ ही आपको बताएंगे यूपी विधान मंडल का शीतकालीन सत्र कैसे खत्म हो गया। आज सत्र समापन भाषण में भी सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया है। आपको और भी खबरें दिखाएंगे, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ कल एक ऐतिहासिक पल की गवाह बनेगी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर और सुशासन दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में पहुंचेंगे। इसके साथ ही भव्य राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी करेंगे। ये स्थल राष्ट्रवाद के त्रिवेणी कहे जाने वाले 3 महान नेताओं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित होगी। इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पैंसठ एकड़ में फैला ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल कमल के फूल की आकृति में डिजाइन किया गया है, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यहाँ तीनों राष्ट्र नायकों की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ये प्रतिमाएं न सिर्फ भव्य हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देंगी। प्रधानमंत्री मोदी कल इन प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। लखनऊ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सौगात देंगे और ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दरअसल ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल, ये पार्क पूरी तरीके से बनकर तैयार है। कल इसका लोकार्पण समारोह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पार्क का लोकार्पण करेंगे और इसकी तैयारियां आप देख सकते हैं कि जो मंच है वो पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद रहेंगे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का सबसे खास आकर्षण है यहाँ बना आधुनिक म्यूजियम। 98,000 वर्ग फीट एरिया में बने इस म्यूजियम में 2 मंजिलों पर 5 गैलरियां और 5 कोर्टयार्ड है। क्यूरेशन का काम पेन इंटेल कंपनी ने किया है। पहली गैलरी ओरिएंटेशन रूम है, जहां वीडियो और ऑडियो विजुअल के जरिए तीनों राष्ट्र नायकों के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंग दिखाए जाएंगे। दूसरी गैलरी भारतीय जनसंघ की स्थापना और विकास यात्रा को दर्शाती है। तीसरी, चौथी और 5वीं गैलरी क्रमशः डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित हैं। यहाँ उनकी दुर्लभ फोटोग्राफ, अखबार कटिंग, सिलिकॉन मूर्तियां और प्रेरक प्रसंग दिखाए गए हैं। स्थल की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर जो खास तस्वीरें हैं कि ये जो कांस्य की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, उन महापुरुषों के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। ये कांस्य की प्रतिमा है अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की, ये 65 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसके बाद जो प्रतिमा है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा है, दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा है और ये कांस्य की 3 प्रतिमाएं इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल में लगाई गई हैं। 65 फीट ऊंची ये कांस्य की प्रतिमाएं हैं और इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन प्रतिमाओं में, जो कांस्य की प्रतिमाओं में महापुरुष हैं, उनके बारे में, जो राष्ट्रनायक हैं, उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। म्यूजियम में 5 कोर्टयार्ड भी हैं। पहले मंजिल पर भारत माता की 10 फीट ऊंची मूर्ति, जनसंघ के प्रतीक दीपक और सुदर्शन चक्र की प्रतिकृतियां हैं। एक कोर्टयार्ड में वंदे मातरम उकेरा गया है। दूसरी मंजिल पर राष्ट्र नायकों के इस्तेमाल किए गए सामान जैसे तख्त, मेज, कुर्सी और छड़ी रखे गए हैं। इसके अलावा 12 इंटरप्रिटेशन वॉल पर म्यूरल और रिलीफ आर्ट से स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं और महान विभूतियां दर्शाई गई हैं। एक वॉल पर अटल जी की प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां लिखी हैं। म्यूजियम में वीवीआईपी ग्रीन रूम भी बना है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण है, ये 235 करोड़ से ज्यादा लागत से बनाया गया है और इसे पूरी तरीके से राष्ट्र नायकों की जो तस्वीर है वो इसमें उनके काम काजों को उकेरा गया है। म्यूजियम है और वहीं दूसरी तरफ मेडिटेशन सेंटर है, योगा केंद्र है,
तमाम जो सुविधाओं से इसको लैस किया गया है। ये एक बड़े स्तर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण जो कराया गया है राजधानी लखनऊ के लिए, जाहिर सी बात है बड़ी सौगात है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। करीब 230 करोड़ की लागत से बना ये परिसर गोमती नदी किनारे बसंत कुंज में स्थित है। कल के कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल होंगे। प्रतिमाओं पर प्रोजेक्शन लाइटिंग से रात में अलग अलग रंगों की छटा दिखेगी। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा न सिर्फ अटल जी को श्रद्धांजलि है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर लखनऊ में अटल गंगा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को याद किया है, उन्हें नमन किया गया। भारत रत्न अजात शत्रु। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप देख रहे हैं। लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, अटल गंगा कार्यक्रम, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया गया। तो भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसने 6 दशक तक भारत की राजनीति को एक नई ऊंचाई दी, उसे मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ा। राजनीति में हम किसी भी ओर रहें, लेकिन अपनी धमक और अपनी पहचान को लेकर के हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और अटल जी की ये प्रेरणा, उनका एक संघर्ष, उनका ये संकल्प उनकी कविताओं में भी, क्योंकि वे कवि भी थे, एक लेखक भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक राजनेता भी थे और एक दूरदृष्टा राजनेता के साथ साथ एक अभिभावक के रूप में भी उनका मार्गदर्शन पूरे देश ने लिया है और दुनिया भी उनका उसी रूप में सम्मान करती थी। अटल जी की यह बात कोई हम कभी नहीं भूलते, अब बराबर चित्त में मैं बैठा कर रखता हूं। और जहां पर भी मेरा कार्यालय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अथवा जहां कभी बना, अपने रक्षा मंत्रालय में भी इसको लगवा कर रखा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात के लिए सजग रहते थे कि ऊंचाइयों पर व्यक्ति प्रायः अकेला हो जाता है। जब भी बड़ी ऊंचाई हासिल होती है, व्यक्ति अकेला हो जाता है। पद, प्रतिष्ठा और बड़े दायित्व कई बार हमें लोगों से दूर कर देते हैं। यह बोध उनके मन में हमेशा रहा कि ऊंचा होना और अलग थलग हो जाना दोनों एक बात नहीं है। बरेली में दंगाइयों पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। 26 सितंबर को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खान के करीबी और पूर्व सपा पार्षद वाजिद बेग के आलीशान बारात घर पर दूसरे दिन भी बुलडोजर चला। इज्जत नगर के फरीदापुर चौधरी इलाके में स्थित इस बेग बारात घर को बरेली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बरेली दंगों में शामिल आरोपियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अवैध निर्माण करने वालों का पूरा हिसाब हो रहा है। मंगलवार से शुरू हुई, बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही और 4 बुलडोजर और पोकलेन मशीनों ने अवैध कब्जा कर बने बारात घर को जमींदोज कर दिया। बीडीए अधिकारियों के मुताबिक करीब 1200 वर्ग मीटर में फैला ये बारात घर पूरी तरीके से अवैध था। बिना नक्शा पास कराए और नियमों को ताक पर रखकर इसका निर्माण किया गया था। इसकी लागत 3 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। वहीं बरेली प्रशासन ने, बरेली विकास प्राधिकरण ने उसकी संपत्तियों को चिन्हित करते हुए, वाजिद बेग की संपत्तियों को चिन्हित करते हुए ये तय कर लिया कि उसके लिए तहस-नहस कर दिया जाएगा। चूंकि वाजिद बेग ने ये जो बेग पहले से इसके लिए बरेली विकास प्राधिकरण के जो नियम थे, कायदे कानून थे, उनको दरकिनार करके इसको अपना साम्राज्य खड़ा किया हुआ था। तो इस तरीके से वाजिद बेग ने 1-2 करोड़ की नहीं, बताया जा रहा है कि करीब 80 करोड़ रुपए की संपत्ति को अर्जित किया हुआ था।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इसी बारात घर में हिंसा फैलाने की साजिश रची गई थी। आरोप है कि यहां मौलाना तौकीर रज़ा के साथ मिलकर युवाओं को भड़काने की बैठकें हुई हैं। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद शहर में हुई व्यापक हिंसा में पथराव, आगजनी और पुलिस पर हमले हुए थे। इस मामले में तौकीर रज़ा समेत कई लोग आरोपी हैं। सबसे खास चीज ये है, मैं आपको बता दूं कि ये वाजिद वो व्यक्ति है जो मौलाना तौकीर रज़ा का लेफ्ट हैंड कहा जाता था, मौलाना तौकीर रज़ा का फाइनेंसर था और उसका खास मददगार होता था। ये वही बेग पैलेस है जहां पर 26 सितंबर को बरेली में जुमा की नमाज के बाद 19 सितंबर को बैठ करके मौलाना तौकीर रज़ा और उसके मददगारों ने बैठ करके रणनीति बनाई थी कि किस तरीके से बरेली को दंगों की आग में झोंका जाए। वाजिद बेग फिलहाल फरार है। उसकी तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगी हैं। इससे पहले उसके एक जिम को भी सील किया जा चुका है। बीडीएफ वाजिद बेग की अन्य संपत्तियों की जांच कर रही है। प्रशासन तौकीर रज़ा के करीबियों पर लगातार एक्शन ले रहा है। अब तक 1 दर्जन से अधिक संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है या फिर उन्हें सील किया जा चुका है। सबसे खास चीज यह है कि इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि जितने मुकदमों में मौलाना तौकीर रज़ा वांछित मौलाना तौकीर रज़ा आरोपी था, उतने ही मुकदमों में जो है वाजिद बेग आरोपी है। इस वक्त वाजिद बेग फरार है। पुलिस की 3 टीमें लगातार उसका पीछा कर रही हैं कि आखिर वाजिद बेग कहां है। ये कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ है, लेकिन इसका संदेश साफ है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा में अब तक 11 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता, हमलों और मौजूदा हालातों पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान आया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर हिंदू एक नहीं हुए तो भारत में भी ऐसे हालात होंगे। उन्होंने कहा कि सनातन की रक्षा के लिए संगठित होना बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। मंगलवार को दिल्ली समेत देश भर के कई शहरों में हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बांग्लादेश में भड़की हिंसा को लेकर बयान आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर हिंदू एक नहीं हुए तो भारत में भी ऐसे हालात होंगे। बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर, बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे, तुम भी भारत में जलाए जाओगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से अपील करते हुए कहा कि सनातन की रक्षा के लिए संगठित होना अनिवार्य है। बच्चों को कार व्यापार भले ही मत देना, लेकिन संस्कार जरूर देना। देकर मरो या ना मरो, संस्कार देकर मरना। संस्कार रहेंगे तो तुम्हारे बच्चे कार व्यापार सब खरीद लेंगे, और संस्कार नहीं रहेंगे ना, हिंदुत्व नहीं रहेगा ना, हिंदुस्तान की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारी एक ही चिंता है, हिंदू एक हो, हिंदू एकजुट हो, भारत हिंदू राष्ट्र। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक और सियासत हो रही है। दूसरी ओर देवकी नंदन ठाकुर ने भी कहा कि अब समय मौन रहने का नहीं, जागने और आवाज उठाने का है। पूरी दुनिया में जब भी मानवता मरती है, सनातनी जगत उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन जब जिंदे सनातनियों को, हिंदुओं को बांग्लादेश में जलाया जा रहा है, तो क्यों नहीं पूरा विश्व जगत इस तरफ आवाज उठाता है और बांग्लादेश को सबक सिखाने की बात करता है। आज हम अपने भारत में भी सभी सनातनियों से, महाराष्ट्र में रह रहे सभी सनातनियों से ये निवेदन करेंगे कि प्लीज आप लोग वोकल बांग्लादेशी होना चाहिए इन इंडिया। किसी भी बांग्लादेशी को हमारे यहाँ काम नहीं मिलना है। सब बांग्लादेशियों को उनके घर वापस भेजा जाए। बांग्लादेश में दिन प्रतिदिन हालात खराब होते जा रहे हैं। हिंसा में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अब देखना होगा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत सरकार का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2025 आज खत्म हो गया। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सदन में सियासी संग्राम देखने को मिला। हंगामे और नारेबाजी के बीच अनुपूरक बजट पास हुआ और कई महत्वपूर्ण विधेयक भी मंजूर किए गए। सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर शायराना अंदाज में तीखा हमला बोला। देखिए। यूपी में शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था। सत्र में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सियासी संग्राम देखा गया। इन तमाम हंगामे के बीच यूपी विधानसभा से अनुपूरक बजट के साथ ही कई विधेयक भी पास हुए। सत्र के आखिरी दिन सदन में बोलते हुए सीएम योगी ने शायराना अंदाज में विपक्ष पर हमला किया। यही उपदेश उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया को और उस समय के सरकार के संचालकों को दे होते ना, तो संभवतः इस प्रदेश का भी कल्याण होता। हमने क्या किया है मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से और विरोधी पक्ष से कहना चाहूंगा कि तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि एक काफिला क्यों लूटा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित करते हुए कानून व्यवस्था और प्रदेश के विकास को लेकर विस्तृत बात रखी और कहा कि समाजवादी पार्टी अस्त व्यस्त हो गई है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत सारी चीजों को स्वीकार किया कि हाँ अच्छा हुआ है, जैसे दुर्दांत माफिया और अपराधियों के प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए और सरकार ने वह करके भी दिखाया। भर्तियों में गड़बड़ी का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने चाचा शिवपाल पर तंज भी कसा और उन्हें इसका मास्टर बताया। भर्ती के लिए योग्य नौजवान को प्राथमिकता नहीं देते थे और शिवपाल जी तो उसके मास्टर हैं। इनकी तो पीएचडी ही इसमें है। पूरी भर्ती की प्रक्रिया को तार तार हर व्यक्ति बेहाल था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी प्राप्त कर रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था और दंगों की बात करते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर चेतावनी दी और दंगाइयों का इलाज कैसे होता है बरेली के मौलाना से पूछने की भी बात कही। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। वहीं सदन में सीएम योगी ने बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को जिंदा जला देने की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि वहां हिंदू मारे जा रहे हैं, विपक्ष चुप है, मरने वाला दलित हिंदू है इसलिए नहीं बोलोगे, यहां से हम एक एक बांग्लादेशी को निकालेंगे। देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। शीत सत्र में वंदे मातरम पर चर्चा और अन्य मुद्दों पर भी बहस हुई। कुल मिलाकर इस सत्र में सीएम योगी ने सरकार की कानून व्यवस्था को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया और विपक्ष को जमकर घेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।